हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं ब्रेन डेस्क की टीयू। लास्ट लेक्चर में हमने अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की पूरी हिस्ट्री और फाउंडेशन को समझा था। जिस लेक्चर में हमने बहुत सारे डिटेल में कवर किया था कि जो आज का हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देखते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। हमारे इंडिया के अंदर जो एंशिएंट सिस्टम था जिसका हम आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा सिस्टम के साथ में चलते थे। 12th सेंचुरी के बाद में आपका यूनानी सिस्टम आया और सिद्धा सिस्टम तो हमारा बहुत टाइम पुराना था। कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के अंदर एक्सप्लॉयटेशन और ड्रग रिलेटेड कोई भी कानून ना बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट लोग जिन्होंने इस पूरे के पूरे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिसमें हमने पढ़ा था कि कर्नल रामनाथ चोपड़ा जो हैं, जिनको हम चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं, उनकी जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बनने के लिए। तो जब ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना और जब ये पूरा का पूरा एक्ट ड्राफ्ट कर दिया गया था, पूरा का पूरा एक्ट अप्लाई हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था, वो 1940 के हिसाब के और उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए बेस्ट था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई और ये हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हमारा आपके बिफोर इंडिपेंडेंस आपका इम्प्लीमेंट हुआ, तो इसको एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर लिया गया, रख लिया गया। तो अगर हम बात करें कि आपका पहले जो बिल बना था वो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल था, जिसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम रेगुलेशंस और रूल्स बना सकते थे, स्टैंडर्ड सेट कर सकते थे उन ड्रग के ऊपर जो कि इम्पोर्ट होके आ रहे हैं कहाँ से, ब्रिटिश से या फिर किसी और वेस्टर्न कंट्रीज से। लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि हैवी क्रिटिसिज्म इसको देखने को मिला था, क्योंकि आप इंडिया के अंदर बन रही उन सारी ड्रग्स और उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में बात कर ही नहीं रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अडल्ट्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। और इसी के बाद गवर्नमेंट के ऊपर से जब प्रेशर बनता है तो चोपड़ा कमेटी के रिकमेंडेशन पर क्या होता है, सेक्शन 103 यानी कि 103 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद में एक रेजोल्यूशन पास करती है और इस रेजोल्यूशन के बाद में आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाने की बात शुरू कर दी जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा एक्ट है वो 10 अप्रैल 1940 से क्या आ गया था, गवर्नमेंट के असेंट मिलने के बाद में पास हो गया था। लेकिन ये एम्प्लाई आपका कब होता है, ये आपका 1 अप्रैल 1947 में पूरे इंडिया में नहीं, कुछ पार्ट में ही क्या होता है, अप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया डिसोसिएटेड था प्रिंसली स्टेट में और स्पेसिफिक स्टेट के अंदर में, तो ये सब में नहीं होता है। 1947 में सोचो 40 में ये एक्ट पास हुआ, उसके बाद 7 साल लग गए इसको इंडिया में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने के लिए, और इस टाइम पे ये इम्प्लीमेंट हुआ अलॉन्ग विद देयर रूल्स। और जब ये ड्रग एक्ट बना उस टाइम पे ये सिर्फ और सिर्फ द ड्रग एक्ट 1940 था, इसके अंदर कोई कॉस्मेटिक नहीं था, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो होने वाला है आपका कि ड्यूरिंग द ईयर 1940 के अंदर आपका जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया था, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं द ड्रग्स एक्ट बनाया गया था जो, ठीक है, उसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें रखी गई थी, कितने चैप्टर्स थे, कितने प्रोविजंस थे, शेड्यूल्स कौन कौन से थे, और इवन सारी की सारी चीज़ें हम उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो लेक्चर है आपके ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर टोटल 10 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमको कौन सा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ना है, इवन जन विश्वास एक्ट की जो अभी ड्राफ्टिंग हो रही है 2026 में, अभी तक जो सेकंड बिल पास किया गया है उसमें हमारे इस पूरे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को भी हटाने की बात करी जा रही है। तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि देखिए आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़नी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ही है, जिसके अंदर सारी सारी फार्मा रेगुलेशन इंडिया के अंदर रन होती है। तो उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको पूरा का पूरा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पता होना चाहिए। यूपीएससी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अब मान के चलिए किसी भी अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन सी अमेंडमेंट में कॉस्मेटिक ऐड किया गया, कॉस्मेटिक्स को ऐड किया गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। धीरे धीरे जितने भी अमेंडमेंट्स थे उनके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को आज पूरा का पूरा ओवरव्यू करेंगे कि एक्चुअल में हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था क्या। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम थोड़ा ओवरव्यू की बात करें तो जो ड्रग बिल था आपका वो पास किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर
ऑफ द इंडिया, और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया के अंदर 5 अप्रैल 1940 के अंदर इसको पास किया गया। लेकिन एसेंट कब मिला, मतलब इसको मंजूरी कब मिली, तो इसको मंजूरी मिलती है 10 अप्रैल 1940। ये डेट आप अपने दिमाग में एकदम फीड करके रख लीजिए कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी डेट को, कौन सी ईयर को हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, और स्पेसिफिकली हम बात करें ड्रग एक्ट, वो कब उसको एसेंट या कब उसको मंजूरी मिल गई, कब वो इम्प्लीमेंट तो बाद में होता है लेकिन मंजूरी उसको कब मिली, तो 10 अप्रैल 1940 को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो ओरिजिनल हमारा ड्रग एक्ट नंबर जो इसका था, ये 23 एक्ट नंबर 23 1940, और ये आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इसी को एग्जैक्ट इसी एक्ट नंबर में रखा गया है। ठीक है, आज भी इसको कोई भी चेंज नहीं किया गया। एक्ट नंबर 23 ऑफ 1940 जिसके अंदर हमारा ड्रग एक्ट आया था। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो एक्ट है वो एज इट इज इंटैक्ट है अंडर सेक्शन 103। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये परमिशन देता है कोई भी नया एक्ट या रूल बनाने के लिए। सेक्शन 103 के तहत हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था, और ये यहाँ पर ऐसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में पास हुआ और रेजोल्यूशन अथॉरिटी से सेंट्रल लेजिस्लेशन के बाद इंडिया में अप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो ड्रग है वो क्या है, सब्जेक्ट टू प्रोविंशियल लेजिस्लेशन की लिस्ट में आता है, यानी कि लोकल लोगों के लिए जो ड्रग की डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए। उसके साथ साथ में ये जो एक्ट है पूरा का पूरा हमारे कर्नल आर.एन. चोपड़ा की जो कमेटी थी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, उनकी रिकमेंडेशन, उनके प्रॉपर जो उन्होंने 636 क्वेश्चनरी की रिपोर्ट तैयार करी थी उसके बेसिस पर बनाया गया था। यहाँ तक आप सबको चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन कहानी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 था वो ओरिजिनली था कैसा, वो ओरिजिनल ड्राफ्ट कैसा था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी, वो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप आज का जो नया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ेंगे, जो इसका लास्ट अमेंडमेंट 2008 में हुआ है, उसके बाद में कोई भी अमेंडमेंट हमें देखने को नहीं मिलता, और ये इसका 10th अमेंडमेंट हम कह सकते हैं। जबकि 2 अमेंडमेंट ऐसे भी हुए थे जो बहुत माइनर थे, एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको पास भी नहीं किया गया था। ठीक है, तो 2008 में हमारा लास्ट अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद नए रूल्स आए हैं। तो वो उसकी पूरी की पूरी इमेज समझने के लिए, पूरी कहानी समझने के लिए आपको ये ओरिजिनल ड्राफ्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम कोई नया लेक्चर, कोई भी नया एक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें उसके पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब रैंडमली पढ़ने चले जाएंगे तो आपको नहीं पता कि किस सेक्शन में क्या क्लॉज ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन पुराने उससे भी आ सकते हैं, नए उससे भी आ सकते हैं। कौन सा एक्ट किससे रिप्लेस किया गया है, कौन सा सेक्शन किससे रिप्लेस किया गया है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, इसके अंदर स्टार्टिंग में हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर थे, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 जो था वो सबसे बड़ा था। चैप्टर 4 भी नहीं थे। ठीक है, चैप्टर 5 तो लास्ट में ऐड किया गया है, उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। 1 अप्रैल 1947 को थ्रू द नोटिफिकेशन 2 सितंबर 1946 के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और 1 अप्रैल 1947 के अंदर इंडिया के अंदर ये एक्ट क्या है, लागू कर दिया जाता है। यानी कि अब जितने भी ड्रग रेगुलेशन रिलेटेड चीज़ें होंगी वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होंगी। जो भी गाइडलाइन, जो भी रेगुलेशन, जो भी रूल्स मेंशन किए गए हैं इस एक्ट के अंदर, उसी के तहत ही इंडिया के अंदर ड्रग का रेगुलेशन किया जाएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, जो ये एक्ट है 1940s और कहा जाए 1950s के टाइम पीरियड के हिसाब से बेस्ट था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, फॉर एग्जांपल अभी भी हम माने तो जो आज की ई फार्मेसी शॉप्स देखते हैं, आप ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म देखते हैं, जैसे कि नेटमेट्स है, टाटा 1mg है, इनका हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक में कोई रूल्स क्लॉज ही नहीं है, जिसके लिए जन विश्वास एक्ट जो है उसके अंदर बिल पास किया गया है कि इनको एक्ट में शामिल करने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रखने हैं, तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो रिसेंट अमेंडमेंट के साथ साथ हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं चैप्टर जो 4th आपका था वो आपका आया डिफरेंट डेट्स में। अभी डिफरेंट डेट्स में हम क्यों कह रहे हैं, ऐसे समझिए कि जब आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था तो वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पीरियड पे आया और अलग अलग चैप्टर्स इंक्लूड किए गए। जैसे कि अगर हम बात करें 1 अप्रैल 1947 को ड्रग एक्ट आपका कहाँ कहाँ पर लागू किया गया था, दिल्ली, अजमेर एंड कॉर्क के अंदर। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1953 के अंदर इसको लागू किया गया हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, कच्छ, भोपाल, त्रिपुरा, विंध्या प्रदेश जो आज का मध्य प्रदेश है, एंड मणिपुर के अंदर इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था थ्रू SRO 664 30 मार्च 1953 को।
इसको लागू कर दिया गया था इंडिया के अंदर। अभी भी इस टाइम पीरियड तक आपका ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है अलग था जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि उस टाइम पर प्रिंसली स्टेट जो थे वो डिसॉल्व हो रहे थे इंडिया के अंदर। तो इसको क्या करना था, हर एक स्टेट में कैसे रेगुलेट करना है उसको लागू करना था। इवन जो हमारा इनिशियल एक्ट था, ये मैं आपके साथ में बार बार इसलिए कॉइन कर रहा हूँ, कॉस्मेटिक सेक्शन एक्सक्लूड किया गया था। अभी तक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का नाम तक नहीं था, हम सिर्फ उसको ड्रग एक्ट के नाम से जानते थे और स्पेसिफिकली ड्रग्स एक्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, ड्रग्स एक्ट 1940। एक मेजर चेंज आएगा जिसमें हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे कि कैसे 1962 में एक अमेंडमेंट किया गया जहां पर कॉस्मेटिक को भी ऐड कर दिया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट होने तक 2 साल लग गए थे कॉस्मेटिक एक्ट बनाने के लिए। तो 1964 में इसको कंप्लीट नाम चेंज करके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना दिया गया। ठीक है, 1940 ही रखा टाइटल इसका। तो अब इसमें क्या, जो वर्ड कॉस्मेटिक है वो इंक्लूडेड नहीं था, जिसको आपको 1962 के अमेंडमेंट में वापस से ऐड किया गया था। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद से हम अमेंडमेंट की सीरीज स्टार्ट करेंगे और उससे पहले समझते हैं कि जो इसके चैप्टर्स थे, 4 चैप्टर थे, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी। क्लियर है यहाँ तक? तो जो स्टार्टिंग का आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था उसके अंदर टोटल 4 चैप्टर थे। इवन जो चैप्टर 5 आप देखते हैं मिसलेनियस, उसको बाद में ऐड किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए है कि स्टार्टिंग का जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था उसके अंदर टोटल 4 चैप्टर थे, 33 सेक्शन थे और 2 शेड्यूल्स थे, जिनके अंदर धीरे धीरे अमेंडमेंट होंगे, सेक्शन का भी इंक्लूजन होगा, सब सेक्शन भी इंक्लूड होंगे और अभी हम देखेंगे इसके अंदर चैप्टर 5 को भी इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ जिस पोस्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर, उसके भी कुछ लिमिटेड पावर्स थे, उनका सिलेक्शन, उनकी जो रोल है वो भी बाद में अमेंडमेंट करके उनको और ज़्यादा पावर दी गई थी। उनका सिलेक्शन प्रोसीजर सारे तरीके से कैसे बोला जाएगा। इवन अगर जो जन विश्वास एक्ट के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके रूल्स करके अगर चेंज कर दिया गया तो आने वाले टाइम में आप वैकेंसी ड्रग इंस्पेक्टर की नहीं देखेंगे, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की वैकेंसीज आएंगी, जो कि जन विश्वास एक्ट के अंदर लाया गया है, जिसका टोटल आपका अगर बताया जाए, सूर्या कमेटी जो बनाई गई है उसके अंदर ड्रग, मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक्स एक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं, अभी वो ड्राफ्ट स्टेज में, उसके बारे में हम धीरे आने वाले इसी लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि जो इसके अंदर 4 चैप्टर थे, हम अभी ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, टोटल 4 चैप्टर थे। तो चैप्टर 1 आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स की डेफिनेशंस थी, जैसे शॉर्ट टाइटल फॉर द डेफिनेशंस, एक्सटेंट क्या होगा, कमेंसमेंट क्या होगा और डिफरेंट डेफिनेशंस थे। इसके अंदर टोटल हमारे 3 सेक्शंस आते हैं, 1 to 3 सेक्शंस के अंदर वो सारी डेफिनेशंस कवर करी जाती हैं जो आपके इस एक्ट के अंदर आती हैं। चैप्टर 2 1940s के टाइम पर ही एक ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको हम डीटेप जानते हैं, उसको बनाया गया, जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में क्या करेगा, टेक्निकल एडवाइजरी का काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक? साथ ही साथ स्टैंडर्ड चेकिंग के लिए ड्रग लेबोरेटरीज बनाई गई थी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL, जो मेनली हमारी कब बनी थी, हमने देखा था कोलकाता के अंदर, कलकत्ता के अंदर पहली बार बनी थी। और साथ ही साथ ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, जो स्टेट और गवर्नमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कंसल्टेशंसी का काम करती है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्सचेंज हो सके उसके लिए काम करती है और कंसल्टेटिव अथॉरिटी की तरह वर्क करती है। इनकी जो पावर थी वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, उनको भी अमेंडमेंट के साथ साथ बढ़ाया गया और इसके अंदर हमारे 4 to 7 सेक्शंस के अंदर सारी डिटेल कवर हो जाती हैं। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, बाद में हम इस पूरे के पूरे सेक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक्स्ट्रा में पढ़ लेंगे या कुछ और हो जाएगा, आपकी सारी की सारी चीज़ें यहीं से आती हैं। तो पहले आप अपना बेसिक क्लियर करिए, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चैप्टर 30 की बात करें, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लार्ज इसमें चैप्टर है, तो इसके अंदर सारी की सारी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। इंपोर्ट ऑफ ड्रग इनटू द इंडिया, इंपोर्ट ऑफ मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड एंड स्पूरियस ड्रग्स, पावर ऑफ द कस्टम ऑफिसर्स, यानी कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंपोर्ट ड्रग्स के ऊपर लागू होते हैं, क्या हमारे स्टैंडर्ड रहेंगे जो ड्रग को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग्स जो इंपोर्ट हो रही हैं उनको हम कैसे डील करेंगे, साथ ही साथ कस्टम ऑफिसर जो हैं उनकी क्या पावर रहेंगी इसको कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट में जो हमारा चैप्टर 4 है उसके अंदर सारी सारी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल की स्टैंडर्ड गाइडलाइंस रहेंगी। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे हैं, और इसके साथ साथ अगर कोई मिस ब्रांडिंग करता है, अडल्ट्रेशन करता है, लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर जो होते हैं पेनाल्टीज़ वगैरह क्या क्या लगा सकते हैं अगर कोई प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, उसकी सारी डिटेल चैप्टर 4 में आपकी मेंशंस थी। जो
अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे कि अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो सेक्शन 8 से लेकर 11 तक वो सारे के सारे क्लॉज आ जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, जो कि आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है 12 to 13 3, जिसके अंदर अपने इंडिया के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेल होगा, क्या पेनल्टीज लग सकती हैं, मिस ब्रांडेड अडल्ट्रेटेड ड्रग के क्या स्टैंडर्ड रहेंगे, उन सब का इंक्लूजन किया गया है इन 33 सेक्शंस में। टोटल 38 सेक्शंस थे। जब हमारा सेक्शन 5 को चैप्टर 5 को ऐड किया जाएगा कौन सा अमेंडमेंट में, हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे क्या होता है कि व्हाट वाज इंक्लूडेड इन ओरिजिनल द एक्ट। अब यहाँ पर कुछ शेड्यूल भी हैं, जैसे मैंने बताया टोटल 4 चैप्टर थे, 2 शेड्यूल्स थे, तो उनके बारे में भी हम देख लेते कि हमारे शेड्यूल्स के अंदर क्या क्या था। अब यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, ओनली ड्रग, सम इंपॉर्टेंट ओरिजिनल फीचर्स अभी भी वहाँ पर नहीं थे। इसके साथ साथ ड्रग के अंदर ही कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक सब्सटेंस जो थे उनको एज अ ड्रग ही कंसीडर किया जाता था। मतलब जो स्टार्टिंग की डेफिनेशन थी उसके अंदर ही आप मेडिकल डिवाइस को भी इंक्लूड कर दीजिए, उसके साथ साथ में डायग्नोस्टिक सब्सटेंस को भी यूज कर दीजिए, वो कहलाएगा आपका ड्रग। बट आज के टाइम पर मेडिकल डिवाइस अलग है, डायग्नोस्टिक डिवाइस अलग है और कॉस्मेटिक अलग है, सबकी डेफिनेशन अलग है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में उनको एज अ ड्रग ही कंसिडर किया जाता था। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड तक जो हम ASU पढ़ते हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इसका कोई इंक्लूजन नहीं था। मतलब आप आयुर्वेदिक सिस्टम को ड्रग एक्ट के अंदर से एक्सक्लूड किया गया था। इसमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की चालाकी थी, क्योंकि ये जो एक्ट बना था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बना था। वो क्यों चाहेंगे भैया आयुर्वेदिक और यूनानी को ऐड किया जाए, तो वहाँ पर क्या है, अभी भी इसको एक्सक्लूड करके रखा गया था। आगे आएगा जब हम इसको भी ऐड करेंगे और इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। इवन जो हमारा नया ड्रग, मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक एक्ट आने वाला है उसके अंदर स्पेसिफिक इनके लिए टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, कंसल्टेटिव बोर्ड, इवन इसकी टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज भी बनाई जा रही हैं। और आपके आयुर्वेदा के अंदर तो नई ड्रग को भी इंक्लूजन दिया जा रहा है जो कि आपकी नेशनल बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट होंगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जब भी आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पढ़ें तो पहले हमारा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, आपको समझना है, फिर धीरे धीरे जब अमेंडमेंट होते हैं तब हम फाइनल एक्ट पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आपके 2 शेड्यूल हैं। पहला शेड्यूल बताता है कि इसके अंदर वो सारे स्टैंडर्ड्स रहेंगे जो कि इंपोर्टेड ड्रग्स पे लागू होंगे, यानी कि आपकी जो ड्रग वेस्टर्न कंट्रीज से इंपोर्ट होगी इंडिया के अंदर, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन है। ठीक है, साथ ही साथ जो सेकंड शेड्यूल है उसमें भी स्टैंडर्ड सेम है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाली है। इसमें भी चालाकी समझिए, ये शेड्यूल एक दूसरे के आइडेंटिकल है क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश फार्माकोपिया ही इंप्लीमेंट होती थी और इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, हमारी खुद की कोई फार्माकोपिया नहीं थी, तो उस टाइम तक इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी ड्रग्स की, उनके लिए भी सेम स्टैंडर्ड्स थे। जबकि हमारे इंडिया के क्लाइमेट कंडीशंस और सिस्टम के हिसाब से चीज़ें अलग होनी चाहिए, तो वहाँ तक ये सेकंड शेड्यूल में भी स्टैंडर्ड्स ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए, जो कि इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, सेम थे। ठीक है, बाद में इनके अंदर भी चेंज किया गया था और यहाँ पर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये राइट था कि वो क्या कर सकती है, फर्स्ट शेड्यूल की डेफिनेशन या फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कुछ भी चेंज कर सकती है। साथ ही साथ जो आपका सेकंड शेड्यूल था वो उसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो लोकल लॉ बना सकती हैं, वो सेकंड शेड्यूल में चेंज कर सकती थी। दोनों की पावर अलग अलग थी। क्लियर है? क्योंकि इम्पोर्ट आपका सेंट्रल लेवल पर हो रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, जो आपका DTAP था और DCC था, ये आपके सेक्शन 5 और सेक्शन 6 और 7 के अंडर में आते थे और इसको 1940s के टाइम पे ही इंक्लूड कर लिया गया था या बना दिया गया था ताकि ये अपना अच्छे से काम कर सके। लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनने से पहले इनकी पावर बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, रोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, तो उसको अमेंडमेंट के साथ में इंक्रीज़ किया गया, लेकिन इनका फॉर्मेशन उसी टाइम पे हो गया था। अब अगर हम बात करें कि आपकी जो पावर्स थी वो आपकी प्रिवेंशन थी, अब इसके बाद में लेटर जब अमेंडमेंट 1982 के अंदर इसको एक्सपेंड किया गया, यानी कि DTAP का जो कंपोजिशन भी था ना, उसके अंदर मेंबर्स को इंक्लूड भी एक्स्ट्रा में किया गया था, इसको चेंज किया गया था पूरा, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स को आप इंक्लूड करेंगे। और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर टाइम पे पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा कम रखी गई थी, उसको भी बहुत कम था पेनल्टीज़ का सेक्शन, अगर आप बेसिक चीज़ें गड़बड़ करते तो बहुत लेस पेनल्टी थी। उसके बाद अगर
इन सब के अंदर सेक्शन 27 के अंदर यहाँ पर क्या था कि बहुत ही फ्यू मंथ्स की आपकी इम्प्रिजमेंट होगी और बहुत ही स्मॉल फाइन आपको देना पड़ता था। लेकिन अब जो आपके रिसेंट अमेंडमेंट हुए थे 1982 में और 2008 में, यानी कि 2008 में तो अगर आपकी ड्रग अडल्ट्रेटेड है, स्पूरियस है और जिसकी वजह से डेथ हो गई है किसी व्यक्ति की, तो आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है और बहुत ही हैवी फाइन लगाया जाता है। उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइफ इम्प्रिजमेंट जैसा तो कोई वर्ड भी नहीं था आपके DNC एक्ट के अंदर। बहुत ही स्मॉल फाइन देना पड़ता था और बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इम्प्रिजमेंट यानी कि जेल भेजा जाता था उन लोगों को जो इसमें शामिल हैं। अमेंडमेंट के साथ देखिए, अमेंडमेंट का मतलब ये होता है सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के हिसाब से आपने जो लॉ और रेगुलेशंस बनाए हैं उनके अंदर चेंज करिए, क्योंकि वो चेंज सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर है। इसीलिए इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अभी मान के चलिए हो सकता है कि वापस में आपका पार्लियामेंट में नया बिल आ जाए और इसकी सारी की सारी कुछ डेफिनेशन चेंज हो जाए, बट बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो एक्ट है वो ओरिजिनली एक्सटेंड हुआ होल इंडिया के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर इसका अभी भी एक्सेप्टेड था, यहाँ पर आपका नहीं था। लेकिन 1972 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी जो रेगुलेशन, जो स्टैंडर्ड तय किए गए थे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, वो भी अप्लाई कर दिए गए। डेट याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर को 1972 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। यानी कि आपसे UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच ईयर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, या पूरे इंडिया के अंदर, थ्रू आउट द वर्ल्ड कह रहे हैं कि होल ऑफ द इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो 1972 के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को आपके पूरे इंडिया के अंदर अप्लाई कर दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था उसके अंदर अभी रूल्स का फॉर्मेशन होना बाकी था। तो सिर्फ और सिर्फ एक्ट काफ़ी नहीं था, उसके लिए आपको रूल्स भी बनाने पड़ेंगे। तो 1945 में हमारे रूल्स बनाए गए और उन रूल्स को बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया थे, ओरिजिनल उनका कंपोजिशन था क्या, ठीक है। तो ड्रग रूल्स आपके 1945 में फ्रेम करे गए थे। उससे पहले हमारा ड्रग एक्ट ही कहलाता था 1940। उसके बाद जितने भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस थे उनको नोटिफाई किया गया 21 दिसंबर 1945 को थ्रू द नोटिफिकेशन नंबर F.228.10। इस तरीके से एक नोटिफिकेशन नंबर था, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया था। और जो ओरिजिनल नेम था उसको एज इट इज़ ड्रग रूल्स रख दिया गया था। लेटर इसको चेंज करके ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स बना दिया गया था 1945। कॉस्मेटिक बाद में ऐड होता है, पहले ये सिर्फ और सिर्फ ड्रग रूल्स थे 1945, बाद में इसको चेंज करके ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 कर दिया गया। अब इनिशियल जब रूल्स बनाए गए तो ये रूल्स आपके 19 पार्ट्स में थे, जिसके अंदर 170 प्लस रूल्स थे। और जो 151 to 170 रूल्स हैं वो स्पेसिफिकली आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी के लिए बनाए गए थे, इंक्लूड किए गए थे। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन ये इंक्लूड करे गए थे आफ्टर एडिंग द आयुर्वेदा यूनानी, क्योंकि उस टाइम तक तो ऐड नहीं था। तो 64 में अमेंडमेंट किया गया जिसके अंदर आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी को हैवीली ऐड करके अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, तो उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स को इंक्लूड कर लिया गया था। ऐसे ऐसे हमारे ड्रग एक्ट का एवोल्यूशन हो रहा है। धीरे धीरे हम इसको और बेटर कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कोई भी ड्राफ्ट बनाइए वो उतना परफेक्ट नहीं होता, या सिचुएशन के हिसाब से काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर अपडेट होते रहे। अब इसी एक्ट के अंदर जो आपके रूल्स थे वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट फेज में हो जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ डेट तो आपको एकदम अपने दिमाग में फीड ही कर लेनी है। जैसे कि हमारा जो फार्मेसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था वो 10 अप्रैल आपका 1940 को क्या किया गया था, एसेंट मिल गई थी उसको और वो पास हो गया था। क्लियर है यहाँ तक। साथ ही साथ इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1 अप्रैल 1947 से इंडिया के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ये डेट भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो आज के टाइम पर हम देखते हैं ना, शेड्यूल M जो GMP गाइडलाइंस को बताता है, और साथ ही साथ शेड्यूल बाई जो क्लिनिकल ट्रायल्स को बताता है, ये उस टाइम पे थे ही नहीं। इनको 1988 में ऐड किया गया था। तब तक हमारी इंडिया के अंदर जो कंपनियां थी बिना GMP गाइडलाइन के दवाइयाँ बनाती थी। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स के स्पेसिफिक रूल्स नहीं थे कि आप क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें, इस शेड्यूल M को भी जो GMP आप देख रहे हैं इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है WHO GMP, जिसके अंदर सिर्फ 2 पार्ट थे, 13 पार्ट ऐड किए गए हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका रेवेन्यू 250 करोड़ से ज़्यादा का है या 250 करोड़ से अधिक है, उनको सिर्फ 6 मंथ का टाइम दिया गया है कि आप अपने कंपनी के अंदर क्या करिए,
इम्प्लीमेंट करिए ये WHO की जो GMP गाइडलाइंस हैं उनको इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया गया है। तो 6 महीने के अंदर अपनी कंपनी के अंदर जो भी WHO के अकॉर्डिंग चीज़ें बनती हैं उसको अप्लाई करना है, और जिन कंपनी का पूरा रेवेन्यू जो है या कंपनी का बजट जो है वो 250 करोड़ से कम है, उनको 12 महीने का टाइम दिया गया है। इसको भी हम देखेंगे। और इसे ऐड कब किया गया था? 1988 के अंदर। चलो अब समझते हैं हमारा जो पूरा का पूरा ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था उसके अंदर कॉस्मेटिक का इंक्लूजन कैसे हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपका जो ड्रग था वो सिर्फ ड्रग एक्ट था, कॉस्मेटिक तो था ही नहीं। उस टाइम पे ड्रग के ऊपर कोई भी कॉस्मेटिक वर्ड नहीं जुड़ता था, तो इसको कैसे इंक्लूड किया गया, इसके पीछे कहानी भी है। क्योंकि आप ड्रग के ऊपर तो रेगुलेशन लेके आ गए थे, लेकिन कॉस्मेटिक अभी भी वैसे ही चल रहा था, कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं थी, और उसको कोई भी लोकल मैन्युफैक्चर था उसमें कुछ भी मिला दे रहा था, हैवी मेटल की पॉइजनिंग कर दे रहा था, बहुत ज़्यादा कहा जाए टॉक्सिक मटेरियल यूज़ कर दे रहा था। जो ब्यूटीफाइंग क्रीम पाउडर टेलकम चीज़ें थी उनके अंदर तो हैवी अडल्ट्रेशन और हाई टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा था, तो कॉस्मेटिक को ऐड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था। तो यहाँ पर जो कॉस्मेटिक का इंक्लूजन था ड्रग एक्ट 1940 के अंदर, वो 1962 के अंदर अमेंडमेंट करके ऐड कर दिया गया था, लेकिन ये अप्लाई नहीं हुआ था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ऐड कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था? ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर 1947। हम लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी मिल गई थी। अब यहाँ पर क्या है, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और कॉस्मेटिकल सेक्टर है उसका रैपिड ग्रोथ हुआ, यानी कि इंडिया के अंदर फार्मेसी और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में बनने लगे, मैन्युफैक्चर होने लगे। अब यहाँ पर यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है किसी भी देश के अंदर, औद्योगिक निर्माण बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और वहाँ पर अगर कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन या रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो तो लोग उसके अंदर अडल्ट्रेशन करके बहुत बेनिफिट्स के लिए काम करने लगते हैं। यानी कि कोई मतलब नहीं है किसको कितना नुकसान हो रहा है, आप बस प्रोडक्ट बनाइए, फ़ायदा कराइए और चीज़ें बेचिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट थे सच एज टेलकम पाउडर, क्रीम्स, हेयर ऑयल्स, टूथ पाउडर्स एंड नेल पॉलिश, इनके अंदर कोई भी ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, कोई भी स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं थी, कोई भी सेफ्टी रेगुलेशन नहीं थी, जिसको जैसा आता था उसने बना दिया और लोगों को दे दिया। भले ही उसको लगाने के बाद आपको इरिटेशन हो रही है, इसके इन्फेक्शन हो जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही, क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास चेक करने वाली कोई बॉडी थी, उसके लिए ना तो आपको कोई लाइसेंस चाहिए, आपको जितना आइडिया आप बना दो। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग कुड सेल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट विदाउट एनी रेगुलेटरी क्वालिटी कंट्रोल, कोई चेक करने नहीं आएगा, आप बना दो बस। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब हमारा जो ड्रग एक्ट था तो उसके अंदर 1962 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया। अब इस अमेंडमेंट का याद रखिए, एक्ट नंबर 21 ऑफ 1962 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर कॉस्मेटिक को ड्रग एक्ट के अंदर इंक्लूड करने की बात की गई। ऑल्दो ये एक्ट 1962 में पास हो गया था, लेकिन ये आपका इम्प्लीमेंट कब हुआ? 27 जुलाई 1964 के अंदर, यानी कि 1964 के अंदर। और 1964 का अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी चेंजेस किए गए थे, इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन इंक्लूड किए गए थे, ड्रग की डेफिनेशन रिवाइज करी गई थी, कॉस्मेटिक को ऐड किया गया था, आयुर्वेद और यूनानी की भी सारी चीज़ें इसमें अप्लाई करी गई थी। तो यहाँ पर हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? द एक्ट नेम वॉज चेंज फ्रॉम ड्रग एक्ट 1942 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इतिहास का वो पल 1962 के अंदर आया जब हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना, इंक्लूडिंग विद कॉस्मेटिक। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर जो टर्म कॉस्मेटिक ऐड किया गया था तो इसको इंक्लूड करने के टाइम में सेक्शन 3 जो आपका था इंट्रोडक्टरी पोर्शन, वहाँ पर क्या है, कॉस्मेटिक की डेफिनेशन को भी ऐड किया गया। अब जो आप पढ़ते हैं ना आज के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कॉस्मेटिक की डेफिनेशन क्या है, तो उस टाइम पे जो डेफिनेशन ऐड करी गई थी कि कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक वाज डिफाइंड एज एनी आर्टिकल अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी फॉर क्लींजिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस और अल्टरिंग अपीयरेंस, उसको हम कॉस्मेटिक कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी सोप को इंक्लूड नहीं किया गया था। साबुन आपका उस टाइम पे कॉस्मेटिक का पार्ट नहीं था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया था, 1982 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था उसको ऐड करके सोप को भी इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट हो तो गया था, इसके साथ साथ में कॉस्मेटिक वर्ड आपका जुड़ गया, और कॉस्मेटिक वर्ड जुड़ने के बाद में
आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो ड्रग के कुछ कुछ क्लॉज थे उसके अंदर कॉस्मेटिक के अंदर अगर कोई अडल्ट्रेशन करता है तो उसकी सारी चीज़ें देखी गई, उसकी कुछ मिसब्रांडिंग करता है तो सेक्शन 9A जो मिसब्रांडिंग को बताता है, कॉस्मेटिक सेक्शन 17A एंड सेक्शन 27A के अंदर अगर उसके अंदर कोई कॉस्मेटिक के अंदर अडल्ट्रेशन करता है तो उसके ऊपर क्या क्या पेनाल्टीज लगेगी वो सब भी इंक्लूड किया गया। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट था। अब क्यों ऐड किया गया उसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट बना तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, और जब ग्रो कर रही थी तो यहाँ पर कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ही नहीं था। भैया कोई आ रहा है कुछ भी बना दे रहा है, जिसको जो नॉलेज है ये बन गया आपका कॉस्मेटिक, अपने चेहरे पर लगाइए और गोरे हो जाइए। तो यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ें नहीं थी। लोग क्या कर रहे थे, अपने सामान को बेचने के लिए हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे थे सच एज हैवी मेटल्स, टॉक्सिक कलरेंट, ताकि आप गोरे दिखें, ठीक है। दैट कुड डैमेज अ ह्यूमन हेल्थ मेकिंग रेगुलेशन नेसेसरी। तो उस टाइम पे रेगुलेशन बनाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया था, और ऑलरेडी जो इंटरनेशनल कंट्रीज थी उनके पास कॉस्मेटिक को रेगुलेट करने के लिए स्पेसिफिक रूल्स एंड लॉज थे, ठीक है। तो यहाँ पर फेडरल फूड एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1938 इन यूनाइटेड स्टेट में ऑलरेडी वर्क कर रहा था, जो उसको रेगुलेट कर रहा था। क्लियर है यहाँ तक? तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में क्या आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो था वो 1942 के अंदर या 1940 के अंदर एज इट इज़ था, यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो आज हम पढ़ते हैं क्या वो उसी टाइम पे अडॉप्ट कर लिया गया था कॉस्मेटिक का नाम, या फिर इसको बाद में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। तो ये मान के चलिए आप 1964 को ये इम्प्लीमेंट हुआ और 1962 को अमेंडमेंट करके कॉस्मेटिक को अप्लाई किया गया। देखिए अमेंडमेंट करके कॉस्मेटिक को ऐड तो कर दिया गया, लेकिन इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कब हुआ कि आप उसका नाम ही चेंज कर देंगे। अब ड्रग एक्ट नहीं रहेगा, आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट बन जाएगा। तो ये 1962 को इम्प्लीमेंटेशन हो गया इंडिया के अंदर। चलो अब आप बात कर लेते हैं हम हमारा जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट था 1964 का, ठीक है। उससे पहले आपका जो पार्ट बी है, एक चीज़ और इसमें रह गई जो ज़रूरी है आपको जानना, कि आपका जो मेजर अमेंडमेंट तो हो रहे थे, जिसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करी जा रही थी, मॉडिफाई करी जा रही थी, वो ईयर बाई ईयर चेंज तो हो रहे थे। उससे पहले आपका जो कुछ एक्ट हैं वो जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपका एक जो पार्ट बी स्टेट लॉ एक्ट 1951 एक्ट नंबर 3 ऑफ 1951, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बी सेक्शन जोड़ा गया था 1951 के अंदर। यहाँ पर क्या था, दिस वाज मेनली एन अडेप्टेशन ऑफ अमेंडमेंट। देखिए ये अमेंडमेंट क्यों है मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि जब हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना 1940 के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि ये ड्रग जो है हर एक स्टेट में अप्लाई नहीं हुआ था। हर स्टेट में, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट भी लाई करते थे, तो उनको डिसॉल्व कर रहे थे, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करना था। तो ये अमेंडमेंट नहीं था, ये टेरिटोरियल टेक्निकलिटीज़ को क्या करना था, फैलाना था, एक्सपेंड करना था। यानी कि पूरे के पूरे इंडिया में अप्लाई करने के लिए आपको टेक्निकलिटीज़ जो हैं उनको देखना था, और रेगुलेशन को ऑल ओवर इंडिया में क्या करना था, अप्लाई करना था। तो दिस वाज एन मेनली अडेप्टेशन अमेंडमेंट मेड आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर क्या था, अपडेटेड लीगल टर्मिनोलॉजीज एंड रेफरेंस टू इंक्लूड न्यूली पार्ट बी स्टेट विद इन द स्कोप ऑफ एक्ट। अगर हम इसमें स्पेसिफिकली बात करें, इट डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी मेजर पॉलिसी। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कोई भी मेजर पॉलिसी ऐड नहीं करी गई थी, सिर्फ और सिर्फ जो टेरिटोरियल एंड टेक्निकल अडेप्टेशन था वो हुआ। यानी कि अलग अलग जगह पर कैसे उसको अप्लाई करना है वो किया गया आपका 1951 में, और ये 1 अप्रैल से आपका इफेक्टिव हो गया। अब बात करते हैं हमारे द ड्रग्स एंड अमेंडमेंट जो हुआ था। अब यहाँ से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होने जा रहा है। ये हमारा पहला अमेंडमेंट था। हमने कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1962 में। अब हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर पहला अमेंडमेंट आपका 1955 में हुआ, जिसको हम जो आपका इफेक्टिव हुआ 15 अप्रैल 1955 से। इसको एक्ट नंबर 11 ऑफ 1955 बोलते हैं। अब इस एक्ट के अंदर में याद रखिए, अब हमारा चैप्टर 5 क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इससे पहले हमारे पास कितने चैप्टर थे, सिर्फ 4 चैप्टर थे। दिस वाज द फर्स्ट मेजर सब्सटेंसिव अमेंडमेंट एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सपेंडेड टू द एक्ट फ्रॉम 4 चैप्टर्स टू 5 चैप्टर। अब हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर टोटल 5 चैप्टर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ड्रग की डेफिनेशन थी उसको भी रिवाइज किया गया और मोर कॉम्प्रीहेंसिव बनाया गया।
आने वाले लेक्चर में हम हर एक अमेंडमेंट को डिटेल में समझेंगे, क्या क्या चीज़ें चली थी। इसके साथ साथ यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो हैं उनकी डेफिनेशन को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर के लिए। सेक्शन 5 वाज अमेंडमेंट टू एक्सपेंड द कंपोजिशन ऑफ डीटैब, जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड था उसकी कंपोजिशन में मेजर चेंजेस किए गए, नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्लूड किए गए ताकि उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। साथ ही साथ सेवरल सेक्शन वर अमेंडमेंट किए गए थे, यानी कि जो आपके जो डिफरेंट सेक्शन थे जिनके अंदर जो बेसिक कमियां थी उनको अमेंड किया गया, जैसे सेक्शन 6, 10, 11, 12, 16, 18 जो अलग अलग काम के लिए काम करते थे उनके बारे में भी हम देखेंगे डिटेल में। उनके अंदर अमेंडमेंट किए गए ताकि उनको और ज़्यादा रिफाइन किया जा सके। साथ ही साथ 19, 22, 27, 28, 30 एंड 33 सोच रहे हैं इसमें हैवीली चेंजेस किए गए थे ताकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, इसमें आपका चैप्टर 5 को ऐड कर दिया गया एज अ मिसलेनियस कैटेगरी और रिप्लेस कर दिया गया आपका सेक्शन 34 को आपके सेक्शन 37 टू सेक्शन 34 टू सेक्शन 37। अभी टोटल सेक्शन 38 हो जाएंगे इस सब में, और आने वाले टाइम में सेक्शंस को और ऐड करना पड़ेगा, और सेक्शन को ऐड करने के साथ साथ कुछ नए सब सेक्शंस भी बनाए जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें क्या है, द शेड्यूल्स ऑफ एक्ट वर ऑल्सो अमेंडमेंट, जो हमारे शेड्यूल्स थे उसको भी अमेंड किया गया था। आज के टाइम पर जो शेड्यूल्स का आप नंबर देखते हैं वो धीरे धीरे अमेंडमेंट के साथ ही आया है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो दूसरा अमेंडमेंट हुआ था 1955 के बाद में, आपका जो दूसरा अमेंडमेंट हुआ था वो 1960 में हुआ था, जिसको हम एक्ट नंबर 35 ऑफ 1960 बोलते हैं, और ये 16 मार्च 1961 से इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया था। यहाँ पर जो ड्रग की डेफिनेशन थी उसको भी वापस रिवाइज किया गया, और इसके साथ साथ में स्टेटरी डेफिनेशन गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड इंस्पेक्टर, जिसके बारे में आज आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होंगे आपके गवर्नमेंट एनालिस्ट, साथ ही साथ इंस्पेक्टर जो ड्रग इंस्पेक्टर आप जिसको जानते हैं उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार 1960 के अंदर। तब तक ड्रग इंस्पेक्टर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन थी कि क्या रोल रहेगा, क्या काम करेगा, और साथ ही साथ ड्रग इंस्पेक्टर का जो सेक्शन 20 है और 21 है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इन दोनों को आपको पढ़ना बहुत अच्छे ज़रूरी है। अगर आज आपका या नेक्स्ट जब आप एग्ज़ाम देंगे उसमें सिलेक्शन होगा वो इन्हीं दो सेक्शन से होगा जो 1960 में उस टाइम पे ऐड किए गए थे। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर वर सब्स्टिट्यूटेड विद न्यू प्रोविजन, यानी कि उस टाइम पे अपॉइंटमेंट तो होती थी लेकिन कुछ प्रोविजन ऐड किए गए थे जिससे उनकी पावर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन किया गया था। साथ ही साथ सेक्शन 27 एंड 31 आपका जो था वर ऑल्सो सब्स्टिट्यूटेड, और यहाँ पर सेक्शन 22, 23, 31 एंड 33 वर ऑल्सो अमेंडमेंट। इसके अंदर और पावर्स बढ़ाना, चीज़ों को मैनेज करना, उसको क्या किया गया था, चेंज किया गया था। अमेंडमेंट कहने का मतलब ये है जो एग्जिस्टिंग सेक्शंस हैं उनके अंदर कोई ना कोई फ्लॉज होगा, और उसको और अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें करी जाती हैं। इस भी अमेंडमेंट को हम डिटेल में देखेंगे। एक एक छोटा लेक्चर हम 30 मिनट्स का बना लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हर एक अमेंडमेंट को देखिए। मान के चलिए आपके टोटल जो हैं वो 10 अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। अब 10 अमेंडमेंट हुए हैं तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं, और इन 10 अमेंडमेंट्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। एक हम लेक्चर इस पर आराम से ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सेक्शन 34A वॉज इंसर्टेड गिविंग द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जो सेक्शन 34A है जो ऐड किया गया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर वो कोई ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को दे तो वो उसके लिए मानना जरूरी होगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि 34A वॉज इंसर्टेड गिविंग द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर to issue direction to state government for implementing the act rules और orders। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि भैया आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कुछ रूल्स ऐड करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, तो यू हैव टू फॉलो द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है। वो आपके कब किए गए थे? 1960 के अंदर किए गए थे। फिर हमारा 1964, याद रखिए ये वही टाइम है जहां पर आपके कॉस्मेटिक को इंक्लूड किया गया था। अब ये एक्ट नंबर 21 ऑफ 1962 है, और ये अप्लाई कब हुआ था आपका? 27 जुलाई 1964 को। कॉस्मेटिक को ड्रग एक्ट के अंदर आने में 2 साल लग गए थे, ठीक है। दिस वाज लैंडमार्क अमेंडमेंट एंड दैट इंट्रोड्यूस द कॉस्मेटिक इनटू द एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940
बना इस टाइम पर 27 जुलाई 1964 को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, इस टाइम पर पहली बार कॉस्मेटिक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी डेफिनेशन और डिफरेंट पेनल्टीज अडल्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं उसको भी इंक्लूड किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? द एक्ट वाज एक्सटेंडेड टू रेगुलेट बोथ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। अब यहाँ पर एक्ट क्या है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ ड्रग को रेगुलेट कर रहा था, उसी के लिए स्टैंडर्ड बना रहा था, अब आपको कॉस्मेटिक की भी डेफिनेशंस को ऐड करना है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट न्यू प्रोविजंस थे वर इंट्रोड्यूस, जैसे कि सेक्शन 9A, 17A एंड 27A, इन सब के बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं ये क्या क्या ऐड किए गए थे। अब यहाँ पर सब लॉ मतलब सब सेक्शंस भी बनने लगे थे, जैसे 27A देख रहे हैं तो इस तरह के सेक्शंस बनने लगे थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताया था कि 1964 का ये जो अमेंडमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक्ट नंबर 13 और आपका 1964 था, ये आपका 15 सितंबर 1964 को क्या कर गया था, इफेक्टिव आ गया था। यहाँ पर जो अभी तक हमारा आयुर्वेदा यूनानी सिस्टम लैग कर रहा था, जिसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन की बात नहीं हो रही थी, इसके ऊपर हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं था, उसको इंक्लूड कर लिया गया। दिस अमेंडमेंट ब्रॉट आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी जो ड्रग्स थी उनको इस एक्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। साथ ही साथ इन दोनों की डेफिनेशंस को भी ऐड किया गया कि एक्चुअल में व्हाट विल बी द आयुर्वेदिक ड्रग्स, व्हाट विल बी द आयुर्वेदा एंड सिद्धा यूनानी ड्रग्स क्या क्या होंगी। अभी इसके अंदर 2026 देख रहे हैं उसके अंदर अभी ड्राफ्टिंग चल रही है, इसके अंदर और मेजर चेंजेस होंगे, उनको भी हम कवर करेंगे। यहाँ पर आपका ये है एक बेस। और एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए जो नोट्स हैं काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स से हमने बनाए हैं। इन नोट्स को आप फ्रीली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इनको ले सकते हैं। ठीक है, और ये एक आपका बेस की तरह काम करेगा। अगर आपने यहाँ से इतना पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप भले ही फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो इसी का रिफ्लेक्शन है, इसी का शॉर्टर टर्म कह सकते हैं आप। तो आपको इन पर्टिकुलर ड्रग्स को समझना और इन अमेंडमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ न्यू सेक्शंस आपके इंसर्ट किए गए थे, जैसे मैंने बताया था सब सेक्शन बनाए जा रहे थे, 7A, 9B, 17B, 18A, 31A, 32A, 33A, 34A, 38। आप ये समझिए से 38 सेक्शंस हो सकते हैं। इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आपको सेक्शन सारी की सारी चीज़ें की डेफिनेशन, जैसे आपको नाम लिया जाएगा 31A के अंदर आता कि आपको एकदम क्लियर होगा। हर एक चीज़ को हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। फिलहाल 1964 के अंदर इनके अंदर अमेंडमेंट किए गए, इनको इंसर्ट किया गया और नई डेफिनेशंस और स्टैंडर्ड ऐड किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसके अंदर जो चेंज किया गया था, उसमें चैप्टर 4A बनाया गया था, जिसके अंदर प्रोविजन रिलेटेड टू द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स था। यानी कि आपने आयुर्वेदा और यूनानी सिद्धा ड्रग्स को, ASU ड्रग्स को ऐड तो कर लिया, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए, उसके लिए गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स सेट किए गए। तो उसके लिए चैप्टर 4A ऐड किया गया। उसके साथ साथ न्यू स्टेटरी बॉडीज बनाई गई, क्योंकि अभी हमारे पास ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड था, तो यहाँ पर यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी, आयुर्वेदा और सिद्धा के लिए यूनानी ड्रग टेक्निक कंसल्टेटिव कमेटी, आयुर्वेदा और सिद्धा के लिए दोनों के लिए भी बनाई गई। ठीक है, और इसके साथ साथ सेक्शन 27 और 28 को सब्स्टिट्यूट किया गया स्पेसिफिकली फॉर द आयुर्वेदा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ASU से, तो आपको 1964 का ये अमेंडमेंट याद आना चाहिए, जिसके अंदर आपके आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा को प्रॉपरली ऐड किया गया था विद डिफरेंट स्टैंडर्ड रेगुलेशन। चलो आगे देख लेते हैं। फिर हमारा 1964 के बाद में दूसरा अमेंडमेंट जो होता है वो आपका 1972 में होता है। इसके अंदर आपका एक्ट नंबर 19 ऑफ 1972 जो किया गया था, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं था, ये हिस्टोरिकली इम्प्रूवमेंट इसके अंदर किया गया था। ये आपको बहुत याद रखना। अगर मैंने पहला सवाल आपसे क्या पूछा था, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट किस ईयर में लागू हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 1972। हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेप्ट वर्ड लगता था ना, हम बहुत पहले पढ़ते थे कि दिस एक्ट इज अप्लाई ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर एक्सेप्शन वर्ड हट गया था। तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेक्शन 1 ब्रैकेट में 2 आपका जो इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, ताकि हमारे ऑल ओवर इंडिया के ऊपर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था वो अप्लाई कर दिया गया था। साथ ही साथ इसमें एक सेक्शन इंक्लूड किया गया था 3A, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और चैप्टर 3 के अंदर
जो भी चीज़ें लागू थी ड्रग के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, वो जम्मू एंड कश्मीर में एज इट इज़ अप्लाई होने लगी थी और एक सेपरेट नोटिफिकेशन ऐड किया गया था लेटर फ्रॉम 24 अगस्त 1974। एक सेपरेट नोटिफिकेशन से ये बताया गया था कि अब आपके जम्मू एंड कश्मीर में भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एज इट इज़ रेगुलेट होगा। वहाँ भी ड्रग इंस्पेक्टर होंगे, वहाँ भी वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो होंगी, वहाँ हर एक चीज़ अप्लाई होगी। और यही ईयर था जहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर पूरी तरीके से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बन गया। इस अमेंडमेंट के बाद अभी भी हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो प्रॉपरली सही नहीं है, तो यहाँ पर क्या किया गया, 1982 में एक और अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट को हम बोलते हैं एक्ट नंबर 68 ऑफ 1982। अब ये आपका इफेक्ट में आया 1 फरवरी 1983 को। अब ये आपका बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट था जो आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ करता है एज पर द पेनाल्टी प्रोविजन। यहाँ पर जो पेनाल्टीज थी उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर किया गया था, अमेंड किया गया था। और साथ ही साथ जिस कॉस्मेटिक वर्ड के अंदर आपको सोप को क्या कर दिया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, उसको भी यहाँ से एक्सक्लूजन से हटा के इंक्लूड कर दिया गया था। यानी कि अब जो साबुन है या सोप है वो हमारा क्या कॉस्मेटिक का पार्ट बन जाएगा, उसके ऊपर भी वो सारे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे जो एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? साथ ही साथ जो चैप्टर 3 और 4 थे इनको रिवाइज किया गया और इनके अंदर कॉस्मेटिक को ऐड किया गया कि अभी तक जो कॉस्मेटिक चैप्टर 3 और 4 जो थे उनके अंदर जो भी स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस थी उसमें कॉस्मेटिक को भी ऐड किया जाए ड्रग के साथ साथ। क्लियर है यहाँ तक? और साथ ही साथ सेक्शन 9, 9A, 9B उनको रिप्लेस किया गया। उसके साथ साथ नए सेक्शन 9A, 9B एंड 9C, 9D को क्या किया गया, डिफाइन किया गया, जिसमें आपकी क्या आती हैं, मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड, स्पूरियस ड्रग जो होती हैं, कॉस्मेटिक। सुनिए, अभी तक ड्रग के बारे में था तो सेक्शन 9A, 9B, 9D में जो मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग हैं और स्पूरियस कॉस्मेटिक को भी ऐड किया गया। ठीक है। सेवरल सेक्शन वर सब्स्टिट्यूटेड इंक्लूडिंग 13, 17, 17A, 17B, 27, 27, ये बहुत सारे सेक्शन जो थे उनको ऐड किया गया, रिवाइज किया गया, अमेंड किया गया आपके 1983 और 1982 के आपके अमेंडमेंट में। ठीक है। अब इसके साथ साथ में कुछ नए सेक्शन भी ऐड करे गए जैसे कि 10A, 18B, 26A, 28A, 28B, 34AA, 36A ये इंसर्ट किए गए और सेक्शन 20 बनाया गया था जो इसमें ऐड किए गए थे। देखिए, जब भी हम कोई नया सेक्शन ऐड कर रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर तो उसमें जो हमारी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है उनको भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये सेक्शंस आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको फिर बताया कि हम हर एक अमेंडमेंट को अच्छे से कवर करेंगे ताकि अगर यहाँ से कोई छोटा भी क्वेश्चन बनता है तो आप वो मिस ना करें। 30 मिनट का एक लेक्चर रहेगा जिसमें हम एक अमेंडमेंट को क्लियर करेंगे, उसके अंदर वो सारे सेक्शंस देखेंगे। आज जो आप अपना इतना प्रेस्टीजियस, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ एक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर ये सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिनके अमेंडमेंट धीरे धीरे करके हो रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर आपका की हाईलाइट्स अगर हम बात करें जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर है, पेनाल्टीज़ को और ज़्यादा स्ट्रिक्टर बनाया गया क्योंकि अभी भी लोग क्या कर रहे थे, अडल्ट्रेशन कर रहे थे क्योंकि वो थोड़ा सा फाइन देते थे और क्या कहता है उनको तो प्रॉफिट हो ही रहा है। तो यहाँ पर अंडर 27A के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग और स्पूरियस ड्रग, अडल्ट्रेशन ड्रग जो डेथ कॉज कर रही थी उनको क्या कर दिया गया, मिनिमम 5 साल की इम्प्रिजनमेंट और यहाँ पर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को क्या कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। समझिए, 19 जो आपका 82 का अमेंडमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो 5 साल की जेल थी उसको एक्सटेंडेबल बना के लाइफ यानी कि जिंदगी भर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है अगर आपने कोई ऐसी ड्रग बनाई जिसकी वजह से किसी की डेथ हो गई, अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग जिसकी वजह से किसी की डेथ हो गई, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको 10,000 तक का फाइन देना पड़ेगा। ये 1982 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया। जो फर्स्ट शेड्यूल था उसको अमेंड करके ट्रांजिशनल प्रोविजन में आपका जो ASU है उसको रेगुलेटरी बॉडीज बना दिया गया, यानी कि आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी को एज अ रेगुलेटरी बॉडी बना दिया गया था फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। साथ ही साथ जो लीगल टर्मिनोलॉजीज थी उनको अपडेट किया गया। प्रेसिडेंसी ऑफ मजिस्ट्रेट यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं, उसको भी फर्स्ट क्लास का दिया गया ताकि अगर इस तरह का कोई भी केस आता है तो उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें ये जो स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज, न्यू डेफिनेशन, सेक्शन 9A, 9D, न्यू रेगुलेटरी पावर जो थी, मेजर स्ट्रक्चर चेंजेस बने आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेनाल्टी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि कब पेनाल्टीज को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कब ऐड किया गया, तो अमेंडमेंट
1982 याद रखना। आगे बात कर लेते हैं हमारा शेड्यूल एम। अभी तक भैया आपके देश में कहानी चल रही थी बिना जीएमपी गाइडलाइन की, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के नाम पे जो जिसको स्टैंडर्ड मिल गए थे आपके डीएनसी एक्ट से, उसी को फॉलो किया जा रहा था। अब आपकी एंट्री हो जाती है जीएमपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1988 के अंदर जीएमपी को इंट्रोड्यूस किया गया हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। इट इज़ मेड द कंपलसरी प्रोविज़न कि आपको क्या करना है, इंक्लूड ही करना है। अब इंडिया के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, चाहे वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री करें चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री करें, उनको जीएमपी गाइडलाइंस फॉलो ही करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस वाज नॉट एन अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट नहीं था, ये रूल्स लेवल पे था। यानी कि जो 1945 में हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स बनाए गए थे, उनमें आपको क्या करना है, जीएमपी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। इट इज़ द रूल, ये रूल बनाया गया था। अब यहाँ पर क्या, इट एस्टेब्लिश द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, प्रिस्क्राइब मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स, यानी कि यू हैव टू फॉलो दोज कंपनी विच आर नॉट फॉलोइंग द जीएमपी गाइडलाइंस विल बी क्लोज, एंड उनको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, प्लांट को वेल इक्विप करना है एज पर द जीएमपी गाइडलाइन। आपको अपने प्लांट के अंदर इंप्रूवमेंट्स करने हैं, तो जीएमपी को इंक्लूड किया गया था 1988 के अंदर। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन जीएमपी बिकम द फॉर्मल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया। ठीक है, साथ में शेड्यूल एम जो रिवाइज किया गया था 2005 के अंदर, वो आपका अंडरवेंट मेजर अपडेट्स इन 2023 और 24 के अंदर अलाइन विद द WHO जीएमपी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए कहाँ से शुरुआत हुई, 1980 से स्टार्ट हुई कि आपको जीएमपी को क्या करना है, अप्लाई करना हर प्लांट के अंदर। फिर थोड़े से और अच्छे चेंज करके रिवाइज किया गया 2005 के अंदर, और अभी का स्टेटस अगर माने तो WHO जीएमपी को क्या कर दिया गया है, स्टैंडर्ड बना दिया गया है 2023 और 24 के जो अपडेट हुए हैं, कि अब हर कंपनी, हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को WHO जीएमपी गाइडलाइंस फॉलो ही करनी पड़ेंगे। इट इज़ द स्ट्रिक्ट मेजर फॉर ऑल द कंपनीज प्रेजेंट इन इंडिया। क्लियर है यहाँ तक। साथ ही साथ जो शेड्यूल एम है, जिसके अंदर जीएमपी के रूल्स है 1988 अभी भी लिखा दिखेगा, लेकिन अमेंडमेंट होने के साथ साथ आपके ये चेंज हो गए हैं। चलो 1980 बाद में क्या होता है, अमेंडमेंट होता है 1986 वाला, हमने देखा। ये आपका इससे पहले का अमेंडमेंट था, ये 15 सितंबर 1987 को हो गया था। ये एक बहुत स्मॉल क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर जो कंज्यूमर थे उनके लिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ मिल गई थी। मैं बताता हूँ उसको इसमें एक्चुअली हुआ क्या। ये 1986 में जो अमेंडमेंट किया गया था, उसके अंदर जो कंज्यूमर एसोसिएशन है उसके पास ये एक अधिकार मिल गया कि वो क्या कर सकता था कि जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उससे कोई भी रैंडम ड्रग जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है उसकी टेस्टिंग करवा सकता था। अगर वो स्टैंडर्ड्स पर फेल करती है तो उसको ये भी सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग उस ये अलाउ किया गया था कि कंज्यूमर एसोसिएशन एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि इस पर्टिकुलर ड्रग के अंदर ये त्रुटियां या ये प्रायोरिटी या फिर स्टैंडर्ड नेग्लिजेंस देखी गई है। तो इससे क्या है, आम पब्लिक को एक हक मिल गया कि भैया हम भी ऐसी ड्रग्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट जाहिर कर सकते हैं, उनकी गवर्नमेंट एनालिस्ट से टेस्टिंग करा सकते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपके एज अ राइट की तरह काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट और लास्ट अमेंडमेंट होता है 2008 के अंदर। ये हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का लास्ट अमेंडमेंट था। काफ़ी लंबे टाइम पीरियड 1988 के बाद में ये लास्ट अमेंडमेंट देखा गया था। इसके बाद में फिर नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, जो भी हम पढ़ेंगे आपके नए मेडिकल डिवाइस रूल, न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स जो रूल्स आए हैं उनके बारे में भी हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, ये आपके 2008 में अमेंडमेंट हुआ, 10 अगस्त 2009 में ये इफेक्ट में आ गया। और इसके साथ साथ ये जो आपका पूरा का पूरा अमेंडमेंट था, ये आपका 1982 के बाद में सबसे बड़ा और 1988 के बाद में सबसे बड़ा मेजर अमेंडमेंट था, जिसके अंदर बहुत सारे नए सेक्शंस को ऐड किया गया। जैसे सेक्शन आपका इंसर्ट जो किया गया 13D, 26B, 32B, ये डिफरेंट सेक्शंस को ऐड किया गया विद न्यू डेफिनेशन एंड नए जो स्टैंडर्ड बनाए थे उसके हिसाब से। और जितने भी पुराने अमेंडमेंट जो थे जिनके अंदर कोई ना कोई फ्लॉज था, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, जैसे कि सेक्शन आपका 18, 26A, 27, 27A, जितने भी सेक्शंस थे उनके अंदर अमेंडमेंट करके अपडेट्स किए गए। इस पूरे के पूरे अमेंडमेंट को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये डिफरेंट सेक्शंस आपने देख रहे हैं, सर ये याद कैसे होंगे। देखिए सेक्शन है बहुत लिमिटेड, बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं। हम हर एक सेक्शन को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, पेनाल्टीज़ हो, सेक्शंस के क्लॉज हो, सब क्लॉज हो, सब लॉज हो, सब सेक्शंस हो,
अगर मैंने मान लिया सेक्शन ए में सेक्शन 1 पढ़ रहा हूँ, तो सेक्शन 1 आपका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के लिए ही तो होगा। उसके अंदर अगर कुछ सब सेक्शंस हैं तो हम हर एक एक सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके आपको शॉर्ट वीडियो भी मिलेंगे, लॉन्ग वीडियो भी मिलेंगे। आप चलते फिरते जब आपका मन करे तब देख लेना, ताकि आप ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट को बहुत अच्छे से याद रख पाएँ। साथ ही साथ मैं आपको अभी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा कि कैसे आपका कोई ड्रग ड्राफ्ट से बिल बनता है, बिल के बाद एक्ट बनता है, कैसे वो पार्लियामेंट से पास होता है, दोनों हाउस की मंजूरी क्या होती है, अगर जो आपका प्रेसिडेंट है उसके पास क्या पावर होती है कि वो आपके एक्ट को क्या कर सकता है, वीटो पावर कर सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ रहे हैं, नॉन फार्मा वाले सेक्शन में आप पॉलिटी को और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि है तो आपका पॉलिटी का सब्जेक्ट ही ना। तो आपको जितना ज़्यादा आप अच्छे से पॉलिटी सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान देंगे, जिसकी हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब पर भी क्लासेस आने वाली हैं। आपको सचिन श्रीवास्तव सर जो हैं वो पॉलिटी पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से, जिससे क्या है आपके बेसिक्स क्लियर हो सके पॉलिटी टर्मिनोलॉजीज़ को लेकर। ये जो सेक्शंस देखते हैं, क्लॉज देखते हैं, लेजिस्लेटिव देखते हैं, अलग अलग तरीके के बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपको एक्ट पढ़ना है, आप ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट में सेल, ये सारी की सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं किसी भी एक्ट को समझने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हम आपको इस चैनल पे अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके साथ साथ पेनाल्टीज़ को भी और ज़्यादा एनहेंस किया गया अंडर सेक्शन 27A, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पूरियस अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, जिनकी वजह से देखिए आप मिलावट कर रहे हैं ड्रग के अंदर, अगर वो ड्रग टॉक्सिक बन जा रही है। एक मेरे को इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि देखिए, जितने भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो ड्रग एक तो बनाती नहीं है, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति खाएगा और उसको क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आपकी ड्रग बनती हैं लाखों, यानी कि उनकी और ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक सिंगल मिस्टेक होती है, आजकल के टाइम पे आप देखते हैं कितने सारे फेक प्रोडक्ट पकड़े जाते हैं। इवन ली-52 जैसी ड्रग्स जो इतने सालों से आयुर्वेदा के हिसाब से देखी जाए तो हर्बल ड्रग है हमारी, उसको भी लोग अडल्ट करके बना रहे हैं, अडल्ट्रेटेड करके बना रहे हैं। उसके अंदर भी फ्रॉड देखने को मिल रहा है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट को चेंज कर करके भी क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। जो सैलून्स वगैरह हैं वो उनको खरीद लेते हैं क्योंकि हैवीली डिस्काउंट में मिलती हैं। तो ये काला जो धंधा है वो बंद होना चाहिए। आप ड्रग इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। साथ ही साथ उन कंपनीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है कि ह्यूमन हेल्थ के साथ में, जो नॉर्मल कॉमन इंडिविजुअल हैं जिनको नहीं पता कि ड्रग क्या होती है, वो जाते हैं खरीदते हैं और वो खाते हैं। अगर उनको कोई और सोच लो आप कोई दवाई खा रहे हैं अपनी बीमारी ठीक करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपने वो दवाई खाई और आप और ज़्यादा बीमार हो गए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसीलिए गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर लेती है कि अगर कोई भी ऐसी ड्रग जो डेथ कॉज कराती है, ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसके ऊपर लाइफ इम्प्रिजमेंट चाहिए। भैया आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी चली गई तो आपको भी ज़िंदगी भर सज़ा काटनी पड़ेगी। 10 लाख तक का आपको, और इससे ज़्यादा 10 साल की सज़ा भी हो सकती है, 10 लाख का फ़ाइन पड़ सकता है, और इससे 3 टाइम्स मोर वैल्यू का फ़ाइन आपको देना पड़ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? द न्यू प्रोविज़न रिक्वायर्ड द इन केस रिजल्टिंग द डेथ एंड फाइन, आप लीगल हेयर्स में विक्टिम को जो होगा वो उसको आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ जितनी भी स्पूरियस ड्रग हैं, अडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक हैं, ऑल्सो इंक्रीज 3 ईयर्स। अगर आप स्पूरियस ड्रग्स बनाते हैं तो 3 साल की आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है, 50,000 तक का आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है, और इसका 3 गुना फ़ाइन भी आपसे वसूला जाएगा। साथ ही साथ सेक्शन 36A भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि स्पेशल कोर्ट बनाए गए। अगर इस तरीके का फ्रॉड कोई भी फार्मा कंपनी करती है, इनको सीरियस ऑफेंस बना के स्पेशल कोर्ट के अंदर स्पीडी ट्रायल मिल सके, तारीख पे तारीख ना मिले आपको, समझ रहे हैं? तो उसके लिए भी स्पेशल कोर्ट के अंदर स्पीडी ट्रायल बनाए गए। और साथ ही साथ सेक्शन 36AE प्रोवाइड किया गया जो राइट टू अपील अगेंस्ट द स्पेशल कोर्ट ऑर्डर्स बिफोर द हाई कोर्ट। ये सारी की सारी चीज़ें ऐड करी गई। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम आगे बात करें आपके द फाइनेंस एक्ट 1995, एक्ट नंबर 22 ऑफ 1995, यहाँ पर जो आपका स्मॉलेस्ट अमेंडमेंट किए गए थे, मैंने बताया था दो जो मेजर अमेंडमेंट हो चुके थे, उनके साथ साथ में 2 अमेंडमेंट हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ा डिटेल नहीं है, यहाँ पर बहुत ही स्मॉल अमेंडमेंट किए गए थे, और एक जो अमेंडमेंट किया गया था उसको तो लैप्स कर गया था, वो फेल हो गया था। तो जो आपका फाइनेंस एक्ट था
एक्ट नंबर 22 ऑफ 1995 में ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एंड अमेंडमेंट था। इसमें सिर्फ एक चीज़ करी गई थी कि जो सेक्शन 11 है उसके अंदर जो कस्टम कलेक्टर है उसका बस नाम डेफिनेशन चेंज कर दिया गया था, किससे, कमिश्नर ऑफ कस्टम बना दिया गया था उसको। यानी कि ओल्ड डेजिग्नेशन उसका क्या था, कस्टम कलेक्टर, तो उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया था, कमिश्नर ऑफ कस्टम। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा एक अमेंडमेंट बिल था 2013 में लाया गया था। ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उन्होंने एक बिल प्रपोज किया और ये क्या करते थे, ये इसको ड्रग्स कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइस एक्ट 1940 बनाना चाहते थे। लेकिन ये प्रपोज तो किया गया था सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी सीडीए के द्वारा कि आप इसको एक्सपेंड कर दें ताकि जो इंक्लूड फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, एफडीसीज हैं, वैक्सीन है, रिकमेंडेड डीएनए आरडीएनए प्रोडक्ट्स हैं, जीन सेल से थेरेपीज हैं, इनको मेडिकल डिवाइस टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए, उसमें ऐड कर दिया जाए। लेकिन ये प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। अभी ये चल रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप इस लेक्चर में थोड़ा सा बोर हो, मतलब कहा जाए तो इंटरेस्ट आ रहा होगा, थोड़ा बहुत बोरियत भी लग रही है क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आज के इम्पॉर्टेंट टाइम सिनेरियो में, जहां पर आपके मेडिकल डिवाइस रूल 2017 लाए गए, इफेक्टिव हुए आपके 1 जनवरी 2018 से। क्योंकि अभी तक 1940 के अंदर एक क्लॉज ये था कि जो आपके ड्रग है उसी के अंदर मेडिकल डिवाइस को इंक्लूड कर लिया जाता था। लेकिन ड्रग क्या है, आपकी मेडिकल डिवाइस, जो मेडिकल डिवाइस है उससे ड्रग बहुत अलग है। ठीक है, अब ये आपका नोटिफाई कर दिया गया था 31 जनवरी 2017 को इसको नोटिफाई कर दिया गया था। और ये पहली बार था कि आपके जो मेडिकल डिवाइस हैं उसको एक डेडिकेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिला, सेपरेटेड फ्रॉम द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर ही इसको बनाया गया था। और इसके थ्रू क्या है, ब्रॉडर डेफिनेशन मिली ड्रग को। ड्रग का पार्ट नहीं है मेडिकल डिवाइस, मेडिकल डिवाइस को एक अपना ओन अलग से नाम, दर्जा, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड सब मिले। साथ ही साथ एक रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन बनाया गया मेडिकल डिवाइस का, जिसको हम क्लास ए, बी, सी एंड डी। अभी आपने हाल ही में देखा होगा यूपीएससी के अंदर मेडिकल डिवाइस ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकाली गई थी, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मेडिकल डिवाइस के जो नए रूल आए हैं 2018 में, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको भी हम कवर करेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 जो शेड्यूल 22 को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं या अपडेट करते हैं, क्योंकि एक पीआईएल फाइल करी गई थी। ये अमेंडमेंट या ये नए रूल्स स्पेसिफिकली इसलिए बनाए गए थे कि इंडिया के अंदर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा मेल प्रैक्टिस हो रही थी। लोगों को एज अ सब्जेक्ट, एज अ एनिमल यूज़ कर लिया जा रहा था फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स। तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए रूल्स बनाए। तो इसके लिए अगर हम समझें, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वाज फाइल्ड टू द सुप्रीम कोर्ट एलिजिबली मेल प्रैक्टिस इन क्लिनिकल ट्रायल्स। जो भी है आपका HP वैक्सीन जो ट्रायल कंट्रोवर्सी हुई थी कि वहाँ पर लोगों को इवन डेथ जैसी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स उन्हें देखने को मिल रहे थे, कोई भी एक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं थे, एथिक्स नहीं थे, लॉ जो था वो लोग जो कंपनीज थे वो बहुत ज़्यादा मेल प्रैक्टिस के थ्रू काम कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 21 अक्टूबर 2013 को, और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया, नए रूल्स ऐड किए गए। ठीक है, और ये जो रूल्स थे वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड थे आपके, जैसे कि रूल नंबर 122 जो है आपके, और 122 DAC जो क्लिनिकल ट्रायल्स कंडीशंस जो थी 2013 में, उसको चेंज करके प्रॉपरली जो भी अमेंडमेंट हम कर सकते थे वो किए गए। जिससे क्या है, ये अपने आप में कोई अमेंडमेंट नहीं था, यहाँ पर नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जो कि हाईली सिग्निफिकेंस रोल प्ले करते थे आपके क्लिनिकल ट्रायल्स में। दीज रूल्स सुपरसीड पार्ट 10A एंड शेड्यूल 22 जो था उसके अंदर जो क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल थे उसको ये अपडेट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें 19 मार्च 2019 को न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स बनाए गए, जिनको चैप्टर 4 एथिक्स कमेटी फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च ऐड किया गया कि आपको एथिकल प्रैक्टिस कैसे करनी है। और 180 दिन के बाद ये 21 सितंबर 2019 को इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और यही क्लिनिकल ट्रायल्स रूल फॉर इंडिया एंड फॉर आउटसाइड द कंट्रीज हु वांट्स टू डू द क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया, दे विल फॉलो द सेम रूल्स, जो कि आपके कौन से हैं,
NDCT रूल 2019 है वो ऐड किए गए। अब इन रूल के अंदर क्या क्या, अंडर न्यू रूल 122DAA द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बिकम द नोडल अथॉरिटी, यानी कि जो आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है यानी DCGI है, उसको ये आधिकारिक पावर मिली कि वो अप्रूव करेगा आपके क्लिनिकल ट्रायल्स को, और उसके साथ साथ 30 डेज का टाइमलाइन इंट्रोड्यूस किया गया फॉर अप्रूवल द न्यू ड्रग। इससे पहले CDSCO अगर आपका रेज नहीं करता कोई भी ऑब्जेक्शन किसी भी टाइम पीरियड और एप्लीकेशन जो ड्रग के लिए की जा रही है इंडिजिनस ड्रग डेवलपमेंट के लिए, तो ये ट्रायल पीरियड में क्या रहेगा, टेस्टिंग पर रहेगा। इसके साथ साथ पोस्ट ट्रायल अगर किसी ड्रग से कोई भी चीज़ क्या है, जैसे ऐसे समझिए आपने पार्टिसिपेट किया क्लिनिकल ट्रायल्स में, अगर वो इफेक्टिव है तब भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। अगर उसके पास में कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो स्पॉन्सर की ये गारंटी है जो भी पार्टिसिपेंट्स क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किए हैं उनका आपको ट्रीटमेंट कराना है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्पनसेशन दिया जाएगा अगर किसी भी क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेंट को सीवियर इंजरी होती है या डेथ हो जाती है तो आपको उसको एक स्पेसिफिक रिवॉर्ड देना पड़ेगा। ये सारे के सारे क्लॉज ऐड किए गए नए वाले क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल में। क्लियर है यहाँ तक? अब आपके कॉस्मेटिक को और अच्छा करने के लिए कॉस्मेटिक रूल्स 2020 को और अपडेट किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2020 से इफेक्ट में आए। साथ ही साथ इसमें मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम कॉस्मेटिक वर गिवन द सेपरेट डेडिकेटेड रूल्स। यहाँ पर अभी तक ड्रग के साथ में उनका काम चल जा रहा था, लेकिन अभी कॉस्मेटिक के लिए एक सेपरेट रूल्स बनाए गए जिसके अंदर जो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू कॉस्मेटिक है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अगर आप बाहर से कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मंगाते हैं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। साथ ही साथ जो कॉम्प्लियंस है इंडियन स्टैंडर्ड के साथ में उसकी टेस्टिंग जो आ रहे हैं वो मैंडेटरी कर दी गई। इसके साथ साथ में जो नए रूल्स बने थे उनको कुछ स्पेसिफिक शेड्यूल्स से, जैसे शेड्यूल 1 to 12 शेड्यूल तक क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। यानी कि कॉस्मेटिक को ड्रग की तरह हर एक शेड्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, इंक्लूड किया गया था। इवन शेड्यूल जो 7 शेड्यूल है उसके अंदर जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग में भी फॉलो की जाएगी। अभी तक ड्रग में कर रहे थे, बट यू हैव टू फॉलो द जो आपकी GMP गाइडलाइंस हैं उनको आपको कॉस्मेटिक में भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो 9 शेड्यूल है उसके अंदर कॉस्मेटिक के स्टैंडर्ड्स को क्या किया गया, प्रमोट किया गया। यानी कि अब जो कॉस्मेटिक बनेंगे वो आपके स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से बनेंगे। साथ ही साथ 10 शेड्यूल के अंदर कलरेंट परमिट किए गए। 11 शेड्यूल के अंदर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द कॉस्मेटिक। चलो अगला देख लेते हैं हम। ब्लड सेंटर्स जो थे आपके, जो ब्लड बैंक थे ना, वो भी आपका ड्रग का पार्टी तो है। तो पहले जिनको हम ब्लड बैंक कहते थे उनका नाम रीनेम कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। देखिए आप फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लीजिए, बट this is also the part of the Drug and Cosmetic Act and it also comes under the Drug Inspector roles and responsibility। अब यहाँ पर जो आपका एक नया अमेंडमेंट किया गया रूल्स के अंदर 2020 आपके और 2021 के अंदर ब्लड बैंक अमेंडमेंट कर दिया गया, जो कि इफेक्ट में आया आपके 11 मार्च 2020 से। ब्लड बैंक का नाम रीनेम करके ब्लड सेंटर कर दिया गया। यहाँ पर अब जितनी भी ब्लड बैंक रहेंगी वो लाइसेंसिंग प्रोसीजर रिवाइज किया गया। जो ब्लड बैंक को ऑथराइज करेंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई। कुछ क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली वर इंट्रोड्यूस फॉर द टेक्नीशियन एंड ब्लड डोनर्स स्टैंडर्ड जो थे उनको और स्पेसिफाई किया गया। साथ ही साथ मार्केटर टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। ब्लड के कॉन्सेप्ट में रूल 84C इंसर्ट किया गया। मार्केटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग सोल्स अंडर देयर ब्रांड नेम इवन इफ द ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर कंपनी अंडर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लोन लाइसेंसिंग अरेंजमेंट की भी यहाँ पर फैसिलिटीज दी गई। ये प्रोविजन आपका जो है बाद में इफेक्टिव हुआ 1 मार्च 2020 से, और फ्रॉम मार्च 2021 टू कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चर बिकम द मोर स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, QR बेस्ड सिस्टम भी। देखिए इंडिया के अंदर एक और चीज का फ्रॉड होता है। फ्रॉड क्या है? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आप ये मान के चलिए QR बिकम द मैंडेटरी फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जनवरी 2022 से ये आपका मैंडेटरी क्लॉज बन गया ट्रेसेबिलिटी बढ़ाने के लिए। इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुई ड्रग के ऊपर, API जो बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वहाँ पर लगे हुए हैं कुछ स्पेसिफिक अलग अलग लोग।
क्यूआर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, एपीआई की डिटेल्स कब बनाया गया है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और यू कैन नॉट चेंज द क्यूआर, ठीक है। तो जो क्यूआर चेंज थी वो यूनिफॉर्म रहे और पेशेंट को ये राइट मिले, अगर वो स्कैन करता है तो पता कर पाए कि भैया ये दवाई है कब बनी है। आप डेट हटा दो, चीज़ें हटा दो, एपीआई की बेसिक चीज़ें हटा दो, तो इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि क्यूआर को आपको क्या करना है, एपीआई इंग्रेडिएंट पे क्या करना है, रखना है। जिससे क्या टॉप सेलिंग ड्रग ब्रांड जो हैं वो 1 अगस्त 2023 से ये इंश्योर करती हैं कि इससे ट्रेसेबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन को और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। जो काउंटरफीट और स्पूरियस ड्रग्स की मार्केट है, जो ये लीड करते थे लोग बीच में धांधली करके, सिप्ला की ड्रग, मैनकाइंड की ड्रग अपनी स्पेसिफिकली घर में बना के बेच दी, नाम रख दिया सिप्ला, लेकिन क्या है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो क्यूआर सिस्टम लाया गया, जिससे क्या ट्रेसेबिलिटी और यूनिकनेस बन सके ड्रग के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके साथ साथ में एक नया बिल लाने की बात की जा रही है। ये बिल आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम पार्ट 5 में बात कर रहे हैं, न्यू बिल अटेम्प्ट टू रिप्लेस द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। बहुत मेजर अपडेट है, यानी कि अगर ये बिल पास हो जाता है, अब ये ड्राफ्टिंग स्टेज में है, एक बार तो लोकसभा और राज्यसभा में ही पहुंच गया, लेकिन उसके बाद इसको विड्रॉल कर लिया गया। ये आपकी आज की जर्नी स्टार्ट होती है 2022 से और 2025 से हम स्टार्ट करेंगे इसको, जो कि उस टाइम पे इसको विड्रॉल कर लिया गया था। तो जुलाई 2022 की बात है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ड्रग, नाम चेंज कर रहे हैं भैया, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022। मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूँ। देखिए, पहले आपका बिल तैयार होता है, लेकिन बिल से पहले आपका तैयार होता है ड्राफ्ट, यानी कि अब ये ड्राफ्ट स्टेज में है। फिर आपका बिल बनता है। बिल को क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत किया जाता है आपके पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर, जो आपके 2 हाउस होते हैं वहाँ पर। और अगर ये वहाँ से पास हो जाता है, पास होने के बाद भी ये एक्ट नहीं बनेगा। पास होने के बाद ये भैया प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इसको असेंट यानी कि अप्रूवल दे देंगे, देन ये एक्ट बनेगा। तो अभी ये सिर्फ क्या है, बिल है, इंट्रोड्यूस किया गया है। ड्राफ्ट में क्या है, आपके चेंजेस दे सकते हैं। बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और लोगों से पूछा जाता है कि क्या क्या इसमें करेक्शंस होने चाहिए और क्यों इंक्लूड किया जा रहा है, तो कमेंट मांगी जाती है प्रोफेशनल से और आम पब्लिक से। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो बिल है ये आपका 2022 में रिप्लेस करने की बात करता है। हमारा जो एग्जिस्टिंग इतना पुराना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 से। इसका एम है इसको रिप्लेस करना मेन, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मन आ रहा तो रिप्लेस कर ले। इसके अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस भी किए गए हैं। 2023 के अंदर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जो रिवाइज किया गया, अपडेटेड एज द ड्रग, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2023। अभी तक क्या है, ये अप्रूवल इसको नहीं मिला है। फिर अक्टूबर 2025 में अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स द प्रपोज लॉ बीन रेफर्ड टू एज द ड्रग, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक एक्ट 2025, बट स्टिल अभी ये ड्राफ्टिंग स्टेज में है। इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें और बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ अगर हम आज के जुलाई के हिसाब से बात करें तो ये जो एक्ट है अभी भी ड्राफ्टिंग स्टेज में है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी क्या करेगी, इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ये जो प्रपोज मेजर फीचर्स हैं आपके नए बिल के, इसके अंदर क्या क्या आपने देख लिया कि ये रिप्लेस करेगा आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को, बट इसके अंदर कुछ ना कुछ दम तो होना चाहिए भैया, क्यों रिप्लेस कर रहे हो। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करी जा रही हैं। देखिए, मेडिकल डिवाइस को एज अ सेपरेट कैटेगरी ट्रीट करा जाए, इंस्टीड रेगुलेटिंग एज द सबस्टेट ऑफ ड्रग। ड्रग को ट्रीट ना किया जाए तो उसके लिए सेपरेट चीज़ें बनाई जाए। साथ ही साथ न्यू मेडिकल डिवाइस टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए। अभी तक आप जो DTAP देखते हैं, ठीक है, उसके लिए MTAP भी बनाओ भैया, मेडिकल टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड भी बनाओ, जो कि मेडिकल डिवाइस के लिए काम करे। इस्टेब्लिश करा जाए सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। साथ ही साथ द स्कोप बिल फॉर्मली इंक्लूडेड आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोबा, रिगपा, ये याद रखिएगा, नई आयुर्वेदिक के कुछ क्लॉज हैं। और इसके साथ साथ होम्योपैथी को भी इंक्लूड करो, क्योंकि आज के चलन में होम्योपैथी को क्या कर दिया गया है, साइड आउट कर दिया गया है। तो ये क्या चाहते हैं इस बिल के अंदर, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, रोबा, रिगपा, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी बिल पहले आ जाए। साथ ही साथ आयुष मेडिसिन की जो कैटेगरी है उनको 2 पार्ट में डिवाइड करा जाए, यानी कि वो ड्रग जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जो कि आपके ऑलरेडी ऑथोरेटिव फार्मूला में है, उनको ड्रग्स, और साथ ही साथ जो अभी आयुर्वेदा के ऊपर रिसर्च चल रही है और नई इनोवेटिव ड्रग्स आ रही हैं बेस्ड अपॉन द नेचुरल सब्सटेंस एंड नॉट डिस्क्राइब इन ऑथोरिटेटिव बुक, उनको ऐड किया जाए।
जिनके बारे में मैं बात कर रहा था वो है आपका ये इंपॉर्टेंट चीज़। आज आप 15 मिनट 20 मिनट ब्लिंकिट से आधा घंटे में दवाई मंगा लेते हैं, उसको कोई स्पेसिफिक मतलब स्टैंडर्ड ही नहीं है उसका, वो कैसे काम कर रहा है। तो ये फॉर्मली रेगुलेटेड किया जाएगा फर्स्ट टाइम एट प्रेजेंट। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 has no specific provision for the online sale of the drug. The draft e-pharmacy rule, ड्राफ्ट तैयार किया गया था 2018 के अंदर कि ई फार्मेसी रूल्स बनाए जाए, विच प्रपोज रूल 67M फॉर द ई फार्मेसी, और ये आपका नोटिफाई किया गया है जुलाई के अंदर। अभी तक इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं, तो अभी भी ये नोटिफाई अभी किया जाएगा, अभी जुलाई 2026 तक की माने तो इसके ऊपर काम चल रहा है। अगर ये बिल पास होता है तो आपका क्या होगा, जो नया ई फार्मेसी है उसके ऊपर रेगुलेशन आ जाएगा। CDSU will receive the statutory power to immediate action against the fake and substandard medicine digitalization and licensing process better for coordination of the state regulation। CDSU को और भी एक्स्ट्रा पावर दी जाएंगी जिससे क्या है, इमीडिएट एक्शन लिया जा सके फेक मेडिसिन के ऊपर, कोर्ट को बाईपास भी कर दिया जाएगा। यानी CDSU के पास एक्स्ट्रा पावर होगी अगर वो कोई सजा देना चाहता है किसी व्यक्ति को या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहता है, और साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन जो है या डिजिटेशन जो है उससे स्टेट और सेंट्रल के बीच में और ज़्यादा बेटर ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम चल सके। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल आपको पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत एक्स्ट्रा डिटेल है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आपसे क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर विच आर करंटली रेगुलेटेड सेपरेटली, जो आपका न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019 बनाए गए हैं, और मेडिकल डिवाइस रूल जो हैं विल बी इनकॉर्पोरेटेड। यानी कि अभी आपके पास ड्रग वाले रूल तो हैं भैया, आपको मेडिकल डिवाइस भी तो टेस्ट करनी है, क्योंकि मेडिकल डिवाइस भी तो ह्यूमंस के ऊपर यूज़ हो रही हैं, और जो मेडिकल डिवाइस अगर ह्यूमन के ऊपर यूज़ हो रही हैं तो उनका भी तो क्लिनिकल ट्रायल्स करना ज़रूरी है, तो इसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो इन सारे स्टेप्स को, इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हमारा नया बिल आ रहा है उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अभी क्या है, जन विश्वास एक्ट। ठीक है, ये अभी आपका रिसेंट एक्ट है, ये प्रोविजन में है, ये पास भी हो गया है, इफेक्टिव भी है। इसको हम बोलते हैं डिक्रिमिनलाइजेशन। डिक्रिमिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ छोटी गलतियों को बहुत ज़्यादा फाइन या हैवी स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए, उनको थोड़ा सा डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। जैसे कि कॉस्मेटिक के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन करते हैं तो इससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ और फाइन था, उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, जिससे क्या है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके, तो उसको डिसोल्यूट किया गया। साथ ही साथ अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो उसको भी किया जाएगा। ये आपका पार्लियामेंट में ड्यूरिंग 2023 मॉनसून सेशन, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन। मॉनसून सेशन में इसको पास किया गया, प्रेसिडेंट का इसको असेंट 11 अगस्त 2023 को मिल गया, और एक्ट नंबर 18 ऑफ 2023 जन विश्वास एक्ट क्या हो गया, पास हो गया। द एक्ट डिक्रिमिनलाइज द रैशनलाइज 183 प्रोविजन अक्रॉस द 42 सेंट्रल एक्ट्स। देखिए, जन विश्वास एक्ट ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के लिए काम कर रहा है, इसके अंदर टोटल 42 सेंट्रल एक्ट्स हैं जो कि इंक्लूड करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, साथ ही साथ फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और फार्मेसी एक्ट 1948। यानी कि हमारे जो फार्मेसी के स्पेसिफिक हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर और 42 सेंट्रल एक्ट्स आते हैं, और इसको अभी क्या है बाद में देखना भी विड्रॉल किया जाएगा, और इसके अंदर टोटल 82 सेंट्रल एक्ट हैं जो इंक्लूडेड हैं, उनके अंदर अमेंडमेंट और चेंज होना बाकी है। फॉर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द इम्प्लीमेंटेशन नोटिफिकेशन वाज इशू ऑन 28 मार्च 2024 एंड द अमेंडमेंट बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द 31 दिसंबर 2024। यानी कि जो उस टाइम पे अमेंडमेंट किए गए थे वो इफेक्टिव भी हो गए, लेकिन साथ ही साथ अंडर सेक्शन 29 पेनाल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट जो थी, अगर आप गवर्नमेंट रिपोर्ट को मिसयूज करते हो फॉर क्लेमिंग मतलब जैसे कि आपने आपको एक राइट मिला था ना कंज्यूमर कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग कि आप गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, उसका अगर मिसयूज करते हो तो उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है 5,000 से 10,000। इसको 1 लाख कर दिया गया था। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी इंस्टीट्यूट ऑफ हाई कोर्ट इम्पोज, हाई कोर्ट भी आपके ऊपर फाइन को इम्पोज कर सकता है। अभी जो जन विश्वास एक्ट है 2025 वाला, इसको क्या कर दिया गया, 18 अगस्त 2025 के अंदर जन विश्वास अमेंडमेंट के अंदर भी प्रोविजन को इंट्रोड्यूस तो किया गया, लेकिन इसके अंदर जो हमारे सेंट्रल 17 सेंट्रल एक्ट से इंक्लूडिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, टी एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इस बिल को रेफर कर दिया गया था आपके। इसको बेसिकली कहा जाए तो जो तेजस्वी सूर्या कमेटी है वो इसको हेड कर रही है। इस कमेटी के अंदर इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी आपकी 13 मार्च 2026 को कि अभी जो हम एक्ट जन विश्वास एक्ट ला रहे हैं उसके अंदर 65 एडिशनल एक्ट और भी ऐड करे जाएं
ओरिजिनल जो 17 एक्ट थे उनके अंदर 65 और एक्ट ऐड किए गए हैं, और इसके बाद जो बिल लाया गया था उसको 2025 में विड्रॉल कर लिया गया। 17 मार्च 2026 को इसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करी गई और इट वाज रिप्लेस्ड बाय द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर 27 मार्च 2026 को। ये जो नया बिल है ये 80 सेंट्रल एक्ट को क्या करता है, कवर करता है। अभी अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई के बाद ये अभी पार्लियामेंट में पेंडिंग है। अब ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाएगा, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इसके अंदर फार्मेसी के अंदर और भी सारी चीज़ों को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी हम और डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ अगर हम रिसेंट रिफॉर्म्स की बात करें तो शेड्यूल एम, जो कि आपकी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी वो आपकी जीएमपी गाइडलाइन को फॉलो कर रही थी, बट आपका 2023 से 24 के अंदर जो WHO जीएमपी के स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी बना दिया गया है। ये जो आपका रिवाइज शेड्यूल है अब 13 पार्ट में आता है। जीएमपी के जो पार्ट थे सिर्फ 2 पार्ट थे, यानी कि WHO की जो गाइडलाइन है जीएमपी को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसके लिए 5 न्यू कैटेगरी बनाई गई हैं अलग अलग ड्रग्स के लिए: सेक्स हार्मोन, स्टेरॉइड, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के लिए कुछ स्पेसिफिकल न्यू कैटेगरी बनाई गई हैं। साथ ही साथ ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कंपाउंडिंग ऑफेंसेस हैं, रूल 2025 were notified under section 32B and 37. These rules provide the formal procedure eligibility criteria for compounding authority. मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इसके अंदर जो कंपाउंडिंग अथॉरिटी है, कोर्ट के बिना चक्कर लगाए उनको डायरेक्ट ये राइट मिलता है कि वो पेनाल्टीज, ऑफेंस, स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। अभी WHO जीएमपी की गाइडलाइन है, कैसे कैसे दी गई हैं। देखिए, जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां इंडिया के अंदर हैं उनको WHO जीएमपी गाइडलाइन फॉलो ही करनी है, बट उनको टाइम पीरियड तो दोगे। तो जितनी भी कंपनी जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा का है, ठीक है, 250 करोड़ से कम है, तो वो क्या उनको 12 महीने दिया गया कि भैया अपने अंदर प्लांट के अंदर जो भी आपको चेंज करने हैं इस WHO जीएमपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर लो, आपके पास सिर्फ 12 महीने का समय है। साथ ही साथ जिनका अप्रॉक्सीमेटली 250 करोड़ से कम है, 250 करोड़ से ज़्यादा है, उनको सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करें रिसेंट लेवल अफॉर्म्स की, 2024 से लेकर 2026 तक कोई अच्छा नया रूल आया है, तो इसके लिए क्या है, ये जो कॉस्मेटिक रूल्स हैं उनके अंदर और अमेंडमेंट किया गया है। इसमें क्या है, देखिए, कॉस्मेटिक को अभी तक चेक करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट एनालिस्ट नहीं था, तो अंडर सेक्शन 20 के अगेन कॉस्मेटिक को भी प्रॉपर टेस्टिंग मिले। और अभी तक हमारे पास जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं, उसके साथ साथ कॉस्मेटिक के लिए भी सेंट्रल कॉस्मेटिक लेबोरेटरीज बनाई जाए, जिससे क्या है, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो क्या कर सके, कॉस्मेटिक लेबोरेटरी के अंदर काम कर दिया जाए और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसके पास ये पावर हो कि अगर कोई दिक्कत करता है, कॉस्मेटिक के अंदर मिलावट करता है, वो इसको बैन कर सके। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी सस्पेंड अप्रूवल ऑफ केस ऑफ नॉन कॉम्प्लियंस। अगर टेस्ट में वो फेल होते हैं तो स्टेट को ये पावर मिले ताकि वो क्या कर सके, कॉस्मेटिक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बंद कर सके। साथ ही साथ आपका जो CDSU है उसने NSW पोर्टल के ऊपर CT10, CT12, CT13 फॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जो स्पेसिफिकली आपकी जो नई सेंसिटिव कैटेगरी हैं सच एज सेक्स हार्मोन, साइटोटॉक्सिक ड्रग, बीटा लैक्टम्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो आपके अभी भी रिक्वायरमेंट और प्रॉपर अप्रूवल के लिए जरूरी हैं, यानी कि प्रायर इंफॉर्मेशन थ्रू द NSW पोर्टल, सेंसिटिव कैटेगरी रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल, यानी कि आपको उनको बनाने के लिए, बेचने के लिए, सबके लिए एक प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ ही साथ जून 2026 की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये 16 मेजर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को बैन कर देती है। क्यों बैन कर देती है? क्योंकि इनके अंदर थेराप्यूटिक इररिलेवेंस देखने को मिलता है। ये आपके करंट अफेयर से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए 2026 के अंदर कौन सी ऐसी 16 जो मेजर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग थी उनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, क्योंकि वो थेराप्यूटिकली एक्टिव नहीं थी, उनके अंदर इररिलेवेंस देखा गया था। अब ये नोटिफिकेशन इशू किया गया अंडर सेक्शन 26A विच empowers the government to regulate the restrict and prohibit any drug from the public interest। तो ये था आपका एक कंप्लीट लेक्चर जिसमें हमने मेजर अमेंडमेंट्स को कवर किया। अब ये जो आपके अमेंडमेंट्स आप देख रहे हैं ये स्पेसिफिकली किए जाते हैं आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया है।
ऐसा अगर आप इसको कंटिन्यूसली हमारी सीरीज़ को देखते हैं तो मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप यहाँ से सॉल्व ना कर पाएँ। इसकी PDF की अगर आपको लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना है, डिजिटल नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड करिए हमारा ऐप ब्रेनडेस्क EDU, जहाँ पर आपको इफेक्टिव वे से प्रिपरेशन कराई जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लेकर मैं आपके साथ चलूँगा, जिसमें हम एक छोटी से छोटी डिटेल को बहुत डिटेल को कवर करेंगे। अभी इसके आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखेंगे अपने इंडिया के अंदर, कैसे फार्मेसी की इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन हुआ। साथ ही साथ अमेंडमेंट्स को और डिटेल में क्लियर करेंगे और हमारे जो आने वाले लेक्चर हैं उनके अंदर हम और डिफरेंट कमेटीज़ को कवर करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट लॉ हैं, एक्ट हैं, फार्मेसी एक्ट, आपका जो नारकोटिक्स एक्ट है, इसके अलावा MTP एक्ट है, ये आपके कॉस्मेटिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको भी कवर करेंगे। और हर एक अमेंडमेंट के लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। इसके बाद हम इस सीरीज़ में आपके MCQs प्रैक्टिस भी कराएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। सब्सक्राइब करिए आप हमारा चैनल, डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारा ब्रेनडेस्क EDU, वहाँ पर आपको सारे के सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। थैंक यू ऑल।